गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जिस टॉपिक को हम यहाँ लेने जा रहे हैं वो बेसिकली है बेसिक इंटरकन्वर्जेंस का फ्लो चार्ट, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। 90% जितने भी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं वो इंटरकन्वर्बिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में पूछे जाते हैं। तो आपसे जैसे ये पूछा जा सकता है कि आप एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, आप एल्केन से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, या एल्कोहल से आप एसिड का कन्वर्जन कैसे लेंगे। तो इसका एक बेसिक फ्लो चार्ट मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अलॉन्ग विद देयर रिएजेंट्स, ताकि आगे जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी हो। तो इसके लिए जो मैं आज जिस चीज पे मैंने बेसिक फोकस रखा है वो है इतने फंक्शनल ग्रुप्स का और कैसे हम यहां पर इन फंक्शनल ग्रुप्स को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो पहला फंक्शनल ग्रुप देखिए मैं यहां पे लिखने वाला हूं वो यहां पर है एल्केन। तो एल्केन को हम बच्चों या तो आर आर से रिप्रेजेंट करते हैं या आर आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे जो आर होता है वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे आपका मिथाइल हो गया, आपका इथाइल हो गया एंड सो ऑन। अब अगर हम यहां एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो एल्काइल हैलाइड जो है इसको हम आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो एक्स होता है वो जनरली या तो Cl ग्रुप होता है या Br ग्रुप होता है। इसका एक रीजन होता है कि हम F और I को क्यों नहीं लेते। इसका एक रीजन है, F को इसलिए नहीं लेते कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो सबस्ट्रेट के सारे हाइड्रोजन हटा के उसको रिप्लेस कर देता है F से। तो इसलिए हम जनरली F को कंसिडर नहीं करते। I को क्यों नहीं कंसिडर करते? कार्बन एक बहुत छोटे साइज का एलिमेंट होता है और विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन। तो कंडीशन ये होती है वो Ci बॉन्ड जनरेट तो करता है लेकिन जो कार्बन एटम है वो I एटम का लोड बेयर नहीं कर पाता और वो वापस से टूट जाता है। दैट मीन्स Ci का जो रिएक्शन होता है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब जो एल्कोहल है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों ROH। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे R को CH3 से रिप्लेस करेंगे तो ये CH3OH होगा, जिसे हम मिथेनॉल कहते हैं। C2H5 से रिप्लेस करेंगे तो ये इथाइल अल्कोहल होगा। एल्डिहाइड को नॉर्मली हम लोग लिखते हैं RCHO से। ऐसे ही एसिड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है RC≡OH से। तो अगर R को हमने CH3 से रिप्लेस करा तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा, C2H5 से रिप्लेस करा तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अमाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो C≡ONH2 होता है और अमीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो NH2 होता है। तो आज के टॉपिक में हम ये बेसिक चीज देखने वाले हैं कि कैसे इन ग्रुप्स के बीच में हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे। तो इसी नोट पे हम यहां पर इस चीज को स्टार्ट देते हैं कि जो बेसिक फ्लो चार्ट्स इंटरकन्वर्जेंस में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम किस तरीके से समझते हैं और हमें उसे किस तरीके से करना चाहिए। तो बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं इंटरकन्वर्जेंस में, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि कार्बन एटम घट रहा है या बढ़ रहा है। और अगर कार्बन एटम को बढ़ाना होता है तो हम असेंड सीरीज के रिएक्शंस को यूज करते हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं फॉर वन एंड एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को अगर इंक्रीज करना हो। साइनाइड सिंथेसिस को हम एक कार्बन एटम जब इंक्रीज करना हो तब यूज करते हैं। उससे जाके हम आगे जाके बेसिकली एल्कोहल जनरेट कर लेते हैं। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एसिड मिलेगा। और बहुत सारे जैसे ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट है उसको हम लोग यूज करते हैं कार्बन को बढ़ाने के लिए। तो असेंड सीरीज को मैं आपको किसी और दिन
इन डिटेल डिस्कस करूंगा कि जो बेसिकली एल्केन की एसेंट सीरीज होती है, अल्कोहल की एसेंट सीरीज होती है, एल्डिहाइड की एसेंट सीरीज होती है, एसिड की एसेंट सीरीज होती है, और अमीन्स की एसेंट सीरीज जो होती है उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो होती है डिसेंट सीरीज। डिसेंट सीरीज में जैसे आपको इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे 2C कार्बन को एक्चुअली 1C कार्बन में कन्वर्ट करना है। तो उसमें दो ही रिएक्शंस होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन फैमिली के लिए, जिसमें आपके पास एसिड ग्रुप तक आपको कन्वर्जन लेना होता है। एसिड को आप सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप सोडा लाइम में जब उसका रिएक्शन कराएंगे तो उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। ऐसे ही हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन यूज होता है नाइट्रोजन सीरीज में कार्बन एटम्स को कम करने के लिए। लेकिन दीज आर द सेपरेट टॉपिक्स for us to study when we are dealing with the interconversion prospects। तो आज हम बेसिकली जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं वो है फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पे स्टार्ट करेंगे एल्केन से। देखिए हम यहां पे स्टार्ट करेंगे एल्केन से, और जो यहां पर हम बेसिक एल्केन लेना चाहते हैं उस बेसिक एल्केन को हम यहां पे सपोज C2H6 कहते हैं। हम इस बेसिक एल्केन को C2H6 कहते हैं। तो जितने भी मैं रिएक्शंस यहां कराने वाला हूं वो हम C2H6 को ही कंसिडर करके कराएंगे। अब देखिए, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर एल्केन से कुछ भी बनाना है तो जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज होती है वो होती है कि आप उसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें। तो एल्केन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का एक बेसिक रिएक्शन होता है कि आप उसका बच्चों हेलोजिनेशन करिए, और हेलोजिनेशन में या तो आप Cl यूज कर लीजिए या आप Br2 यूज कर लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट। तो ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन देगा, और देखिए ये C2H6 में से एक HCl यहां पे माइनस हो जाएगा और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5Cl। तो इस चीज को एक्चुअली बच्चों हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे यहां पे इसको मैंने इथाइल क्लोराइड कहा। एल्काइल हैलाइड क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहां पे देखिए ये C2H5 जो है एक R ग्रुप है जो कि इथाइल कहलाता है। तो इसी से जो फंक्शनल ग्रुप यहां पे लगा है वो Cl है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। अब देखिए यहां से जो सीरीज आगे बढ़ती है उस सीरीज को आप यहां पे बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आप इस सीरीज से वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो आप यहां पे 1 कार्बन एटम या एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि वो हम कैसे करते हैं। देखिए अगर इसी में हम यहां पे वुड्स रिएक्शन लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में जो हम रिएजेंट्स यूज करते हैं बच्चों वो यूज करते हैं 2Na प्लस, यहां पे देखिए हम यूज कर रहे हैं Cl सपोज C2H5, Cl एंड C2H5। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, या हम यहां पर CH3 यूज कर रहे हैं। तो अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, एक छोटा यहां पे हम कंपाउंड लिखने की कोशिश करते हैं तो हम यहां पे इसको बच्चों CH3 कर देते हैं। और ये रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। ड्राई ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो कि वुड्स रिएक्शन में जो जनरेटेड लोअर एल्केन और लोअर एल्कीन बनते हैं डिसप्रपोर्शिएशन से उनको डिसॉल्व कर देता है, और जो मेजर प्रोडक्ट यहां पे बनता है वुड्स रिएक्शन में वो एक हायर एल्केन बनता है। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे कि यहां से आप
यहां से आप इस NaCl को माइनस कर दीजिए। जब आप यहां पे इस NaCl को माइनस कर देंगे तो आपके पास देखिए यहां पे 2NaCl माइनस हो गया, 2NaCl माइनस हो गया, और देखिए ये आपके पास CH3 CH2, ये मैंने बेसिकली इथाइल के लिया है, और ये CH3 यहां एडअप हो जाएगा, और ये देखिए आपका प्रोपेन तैयार हो जाएगा। तो ये मेरे पास प्रोपेन तैयार हो गया। अब देखिए इसका फायदा क्या है। सपोज आपको यहां पे ब्यूटेन बनाना होता तो आप यहां पे एक और CH2 लगाते और ये CH2 CH3 हो जाता, और यहां पर एक CH2 एडअप हो जाता तो ब्यूटेन बन जाता। तो अगर सेम रिएक्शन में अगर सिमिलर अल्काइल ग्रुप लिया जा रहा है तो आप देखेंगे कि इवन चेन का आपके पास बेसिकली एक हायर एल्केन बन जाएगा, और अगर डिसिमिलर लिया है तो अनसिमेट्रिकल एल्केन आपके पास जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को स्टडी करने की कोशिश करें बच्चों, तो जहां पे मैंने इथेन लिया था ये 2C था, इथाइल क्लोराइड जो मैंने लिया ये भी 2C था, लेकिन जो मेरा यहां प्रोपेन बना है ये 3C है। दैट मीन्स डेफिनेटली ये जो सीरीज मैंने आपको कराई है ये कार्बन को इंक्रीज करने की सीरीज का एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर सेटअप कर दिया है, और यही एसेंड सीरीज है जो हमें यूज करनी होती है। अब आप कंडीशन को समझिए। अगर आपको एसेंड सीरीज के फॉर्मेट में नहीं जाना है और आपको 2C से 2C का ही कन्वर्जन लेना है, तो आप उस चीज को कैसे करेंगे हम यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कर दें किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, तो ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आप देखिए कि यहां पे जो ये Cl है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है, इस न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशनें होनी चाहिए, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या उसके पास एक एक्सेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव चार्ज रखता है तो वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है, और अगर उसमें लोन पेयर होती है तो वो बेसिकली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। तो जब कभी भी आप एक्वस KOH के साथ बच्चों इसका रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का केस बनता है। दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो देखिए यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cl है, और यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH है। दैट मींस कि जो OH है वो इस Cl को रिप्लेस कर देगा। ये Cl न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैकेनिस्टिक पोर्शन में एज अ लीविंग ग्रुप कहलाता है। तो दैट मींस कि यहां पे ये देखिए आपके पास C2H5OH तैयार हो गया, या आपके पास C2H5OH तैयार हो गया। आगे जाके मैं इसका आपको अलग से कराऊंगा कि ऑक्सीडेशन जब आप इसका अल्कोहल का करेंगे तो क्या बनेगा, वो थोड़ी सी हम बाद में लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप यहां पे इतना समझ लीजिए कि हमारे पास बच्चों अल्कोहल तैयार हो गया। अब यहां पे आप एक चीज और समझते हैं कि अगर हम इस इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराएं, आप चीज को समझिएगा, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि अगर आप इस इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। अब तो देखिए मेरे साथ साथ कर चलते हैं, इस रिएक्शन को मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहां पे एल्कोहलिक KOH का यूज करवाते हैं। और एल्कोहलिक KOH बच्चों किस तरीके के रिएक्शन को फेवर कर रही है, एल्कोहलिक रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर कर रही है।
और जब कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो आप KOH का यूज समझ लीजिए कि जो एल्कोहलिक KOH है वो डिहाइड्रोहेलोजनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए इसको पहले हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने यहां पे इथाइल क्लोराइड बना दिया इस फॉर्म में। ये देखिए ये इथाइल क्लोराइड है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन और 1 Cl है। जब मैंने यहां पे इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ किया तो दिस एल्कोहलिक KOH विल शो अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है H से और हेलोजन का मतलब है इस Cl ग्रुप से। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही हो रहा है जब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कर रहा हूं। तो आप इसका देखिए प्रोडक्ट अपने आप बनता है ऑर्गेनिक में, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। आपने यहां से HCl को रिमूव किया, जैसे ही आप यहां से HCl को रिमूव करेंगे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। यार और आसान तरीके से देखें, जब ये पोर्शन हमने बच्चों यहां से रिमूव कर दिया तो यहां पे कार्बन के पास 3 वैलेंसी रह गई और कार्बन की हमेशा टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो दैट मींस कि हमारे पास इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट मींस कि यहां पे मेरे पास इथीन जनरेट हो जाएगी। तो हम इस चीज को डायरेक्टली बच्चों यहां लिख रहे हैं कि ये देखिए ये मेरे पास इथीन जनरेट हो गई, ये मेरे पास इथीन जनरेट हो गई। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला इथीन, और ये एक एल्कीन का एग्जाम्पल है। अब आप बात को समझिए। अब अगर हम इस इथीन में किस तरीके का रिएक्शन कराएं, ये देखिए ये मैंने इथीन लिया और इस इथीन का रिएक्शन मैंने कराया, बेसिकली इसमें ब्रोमिनेशन कराया। मैंने यहां पे Br और Br मतलब मैंने हेलोजिनेशन कराया इसका, मैंने इसका बच्चों हेलोजिनेशन कराया, मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एक अनसैचुरेटेड एल्कीन है, तो ये डेफिनेटली किस चीज को शो करेगा, हेलोजिनेशन शो करेगा। तो ये यहां पे एक्चुअली CH2 लिखना चाहिए और ये देखिए CH2, ये इस तरीके से। अब ठीक है ये, तो यहां क्या होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो एक को आप मान लीजिए नेगेटिव चार्ज और एक को मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे ही आप होमोलिटिक फिजन यहां मान लिए तो एक Br पे नेगेटिव चार्ज कर दीजिए और एक Br पे पॉजिटिव चार्ज कर लीजिए। आप उसको हेट्रोलिटिक फिजन मान के चलिएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अब होगा क्या कि जो एक Br है वो इस नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे चला जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चला जाएगा, और आपके पास बच्चों ये चीज आपको कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगी जब यहां पर आप एक ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अब यहां पर आप देखिए कि अगर आप यहां पे एल्कोहलिक KOH दोबारा से लगाते हैं, यहां पे आप एल्कोहलिक KOH दोबारा से लगाते हैं तो आपके पास यहां से HBr और यहां से HBr एलिमिनेट हो गया और ये आपके पास देखिए एल्काइन जनरेट हो गया। ठीक, और बेसिकली यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे आपने एल्कोहलिक KOH से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराया, या आप यहां पे बेसिकली इसका ये जो हैलाइड होती है जो 1,2 पोजीशन वाली होती है, आप ध्यान रखिएगा इसको 1,2 डाइहैलाइड कहा जाता है, या इसको विसिनल हैलाइड्स का भी नाम दिया जाता है। विसिनल में एडजेसेंट कार्बन एटम पे हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है और जेमिनल में सेम कार्बन एटम पर हैलोजन जुड़ा रहता है। अब जब आपने यहां पे इथीन में देखिए हमने स्टेप नंबर 1 में इसका ब्रोमिनेशन कराया था, स्टेप नंबर 1 में इसका हमने बच्चों क्या कराया था, ब्रोमिनेशन कराया था, ध्यान रखिएगा वहां से। और स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करा था, इसका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया था। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो हमको कंपाउंड मिला था
वो एल्काइन मिला था, दैट वाज HC ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर आप HC ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल H का HC ट्रिपल बॉन्ड CH का दो मॉलिक्यूल देखिए इसमें हाइड्रोजन के जोड़ेंगे तो ये आपके पास दोबारा से एल्केन को जनरेट कर देगा। जब आप एक मोल जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां और यहां जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जब आप दूसरा हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। दैट मीन्स कि एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से एल्कीन बनता है और एल्कीन के हाइड्रोजनेशन से एल्केन बनता है। दैट मीन्स कि यहां पे जब मैंने टू इक्विवेलेंट्स हाइड्रोजन के यूज कर लिए तो मेरे पास एल्केन बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको घुमा के उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि आप ये समझिए कभी भी आपको एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में और 12th लेवल में खासकर आपसे बोलेगा कि अगर एलिफेटिक से आपको एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन जो हमारे कोर्स में होता है वो बनाना है, तो आप इस चीज को बच्चों समझना कि ये जो हमने यहां पर एल्काइन लिखा है जिसे हम इथाइन कह सकते हैं या हम इसे एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो जब कभी भी आप इसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब के थ्रू पास करेंगे, जब आप इसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब के थ्रू पास करेंगे तो ये जो चीज बनेगी इसको हम बोलेंगे बच्चों जो बेसिक एरोमेटिक केमिस्ट्री का कंपाउंड जिसके सारे डेरिवेटिवल फॉर्म्स हमें स्टडी करने पड़ते हैं उसको हम कहते हैं बच्चों बेंजीन। तो मैंने ये एलिफेटिक इंटरकन्वर्जन में इसलिए लिया है ताकि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे आप एलिफेटिक का कन्वर्जन एरोमेटिक में ले सकते हैं। आगे जाके मैं नेक्स्ट में आपको यह बताऊंगा कि एरोमेटिक इंटरकन्वर्जन्स कैसे लिए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक इंटरकन्वर्जन की हम अभी बात कर रहे हैं, जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, यह सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की सीरीज है। तो चलिए यहां पे एक रिएक्शन मैं आपको और समझाता हूं कि कैसे इथाइन जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट होती है। तो मैं आपको साइड बाय साइड सारे रिएक्शंस भी बताता जा रहा हूं कि कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली 3 मोल्स एल्काइन के लेने हैं। ये आपने पहला मोल लिया। ऐसे ही बच्चों आप ये देखिए दूसरा मोल लीजिए और ऐसे ही आप ये तीसरा मोल लीजिए। अब देखिए यहां पे क्या है कि एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। जब आप इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब के थ्रू पास करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा। और आप ध्यान दीजिएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। ऐसे ही बच्चों इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। ऐसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। तो आप बेसिकली यहां देख सकेंगे कि जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड शिफ्टिंग से एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका आया तो यहां पे बच्चों एक नया बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम यहां से देखते हैं कि ये देखिए यहां पर बना रहा हूं मैं, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड था बच्चों, और यहां पे ये देखिए ये H है और ये H है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमारे पास देखो सिंगल बॉन्ड बना, तो यहां H आ गया और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड था, फिर ये सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहां पे ये सिंगल बॉन्ड था और ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया। तो और हर कार्बन पे आपने क्या देखा है कि एक कार्बन के साथ एक H एसोसिएटेड हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये रेड हॉट कॉपर ट्यूब वाला रिएक्शन आप कभी मत भूलिएगा कि ये एसिटिलीन है, जिससे बेसिकली आपके पास क्या जनरेट होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का
फाउंडर कंपाउंड जिसको हम बेंजीन कहते हैं वो जनरेट होता है। एसिटिलीन की एक और बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है, वो चलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं, आप इस चीज को देखिएगा। ये आपके पास अगर एसिटिलीन है तो आप ध्यान रखिएगा एसिटिलीन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है, और जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है उसका एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहां पे आपके पास 2 रिप्लेसेबल H होते हैं। तो जब आप इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए आपके पास क्या बनेगा। एसिड का एक बेस के साथ रिएक्शन कराया तो उसका सॉल्ट बनेगा, तो सोडियम एसिटाइड आपको यहां पर मिलेगा। और आपको अगर एल्काइन की हायर सीरीज लेनी है तो आप एल्कीन को सोडियम एसिटाइड में कन्वर्ट करके देखिए, अगर आप इसका ClCH3 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो NaCl माइनस हो जाएगा और आपके पास देखिए ये आपके पास एक हायर एल्काइन जनरेट हो जाएगा। तो एल्काइन की सीरीज का असेंट इस तरीके से करा जाता है। तो बेसिकली दिस इज द असेंट ऑफ एल्काइन सीरीज। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो आज का टॉपिक है उसमें हर एक चीज जो मैं यहां लिख रहा हूं वो आगे जाके चैप्टर टू चैप्टर आपके लिए इमेंस इंपॉर्टेंस रखेगी। तो चलिए अब हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमने यहां पर बच्चों क्या किया कि कैसे हमने इथाइल क्लोराइड से हमने एल्कीन बनाई थी और एल्काइन बनाया था, और एल्काइन में जो हमने इथाइन बनाया था उससे मैंने कैसे बेंजीन को जनरेट करा था। अब हम यहां पे एल्कोहल से इथीन कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। जैसे आप देखिए यहां से OH के साथ एक H हटा दीजिए, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास इथीन बन जाएगी। और इसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना है। तो आप देखिए यहां पे ये बड़ा चमत्कारी कंपाउंड है जो हमारे पास, जो ये क्लोराइड है, एल्काइल क्लोराइड है, इससे हमारे कितने रिएक्शंस जनरेट होते हैं। हम इसी से एल्कीन में जा सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में जा सकते हैं, इसी से हम एल्कोहल बना सकते हैं। एल्कोहल सीरीज का ऑक्सीडेशन अगर मैं कर दूं तो उतने ही कार्बन का बेसिक क्या बन सकता है, एसिड ग्रुप बन सकता है। तो चलिए इसको हम यहां पे आपको करके दिखाते हैं। ये वो सीरीज है जहां पे क्या चीज कम नहीं हो रही है, कार्बन एटम कम नहीं हो रहे हैं। जितने कार्बन से मैंने स्टार्ट लिया था मैं उसी कार्बन के फंक्शनल ग्रुप्स को जनरेट करता सिखा रहा हूं। अब देखिए अगर इस एल्कोहल का हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, इस एल्कोहल का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। और 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO। और अगर मैंने यहां पे इस CH3CHO का ऑक्सीडेशन कर दिया तो देखिए हमारे पास 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। अब आप यहां समझिए कि ये मैंने इथाइल अल्कोहल यूज किया, ये मेरे पास कॉमन भाषा में बच्चों इसको कहते हैं एसिटल डिहाइड, और ये जो मैंने चीज ली इसको कॉमन भाषा में कहा जाता है एसिटिक एसिड, राइट। दैट मीन्स एसिटिक एसिड या एसिड ग्रुप इज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एल्कोहल, and alcohol is the highest reduced product of any oxygen containing compound। तो अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, आप इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज की। अगर आप एल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो उसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आप एल्डिहाइड से एसिड बनाना चाहते हैं तो उसको भी बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वो कंपाउंड्स जो रिएक्ट करके
कम मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, उनको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपको डायरेक्टली अल्कोहल का कन्वर्जन एसिड में करना हो तो आप जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करेंगे उनको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि हमको अल्कोहल का कन्वर्जन एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में करना है। तो हमारे को इस चीज को समझिए कि अगर अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो यहां पे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, एल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में या एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करना है तब भी माइल्ड यूज करेंगे। माइल्ड वो जो कम नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। और अगर आपको यहां पर इस अल्कोहल को एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे। अब देखते हैं कि यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो क्या है। जहां पे मैंने बच्चों MOA लिखा है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MOA, दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मैं यहां पे SOA लिख रहा हूं, SOA, these are the strong oxidizing agents, right? अब इस चीज को समझा जाए कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक खोली हो, पढ़ी हो, समझी हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपके पास इथेनॉल का कन्वर्जन एसिटल्डिहाइड के साथ हुआ है तो एनसीईआरटी ने 3 रिएजेंट्स लिखे हैं। एक आपके पास लिखा है बच्चों PCC, एक लिखा है PDC और एक लिखा है कॉपर इन द प्रेजेंस 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ऐसी डाइक्रोमेट आएगा आपका, ऐसी आप कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जब भी इसको आप हीट करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब आप समझिए यहां पे ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा है, इसको समझना बहुत आसान है। इस रिएक्शन को बच्चों में अलग से लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये हमने लिखा इथाइल अल्कोहल, ये हमने लिखा एसिटल्डिहाइड और ये हमने लिखा एसिटिक एसिड। आप समझिएगा यहां से यहां तक का कन्वर्जन ऑक्सीडेशन है, MAO की तरह काम करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे भी हम यूज कर रहे हैं माइल्ड OA, राइट। अब आप यहां पे समझिए, लेकिन जो यहां से यहां तक का कन्वर्जन है वो स्ट्रॉन्ग AO है। तो अब इसको समझिए, इस चीज की जो मैंने यहां पे बात करी है, मैंने 3 रिएजेंट्स बेसिकली यूज किए हैं। PCC यूज कर सकता हूं, PDC यूज कर सकता हूं और कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ या रेड हॉट कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप यहां से देखिए, ये लीगल तरीका नहीं है, लेकिन मैकेनिस्टिक सेक्शन को बेसिकली बाईपास करने के लिए और अपने प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिक्स चाहिए होती हैं। तो देखिए, अगर मैं यहां से इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दूं तो देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। जब जैसे ही आपने हाइड्रोजन एलिमिनेट करा, ये आपको CHO ग्रुप दिखने लगा और वो यहां आ गया। अब एल्डिहाइड से आपको एसिड बनाना है, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसके लिए जो रिएजेंट्स यूज करे जाते हैं उसको कहते हैं बच्चों टॉलेंस रिएजेंट बस एंड फेलिंग सोल्यूशन। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड फेलिंग्स सोल्यूशन। तो ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड को एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे सॉल्ट में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि कॉपर सल्फेट और रॉचलियस सोल्यूशन का जो मिक्सचर होता है उसको हम फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं, और क्योंकि कॉपर उसमें यूज हो रहा है तो इसका जो सॉल्ट है वो कॉपर सॉल्ट बनेगा। और टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसीलिए यहां पे जो एसिड होगा टॉलेंस रिएजेंट के रिस्पेक्ट में उसका सिल्वर सॉल्ट बनेगा। तो ये कंडीशन हमने यहां देख ली बच्चों
टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन जो है, टॉलेंस रिएजेंट और यहां पे देखिए फेलिंग सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं जब हम एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब इस चीज को यहां तक हम लोग ने समझ लिया है। अब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं, हम यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। आप KMnO4 यूज कर सकते हैं बच्चों, 1% एल्कलाइन सोल्यूशन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, और आप K2Cr2O7 जो कि बेसिकली एसिडिफाइड होता है ये यूज कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको एल्कोहल का एसिड में डायरेक्ट कन्वर्जन करना हो तो आप इन रिएजेंट्स का यूज कर सकते हैं, KMnO4 का यूज कर सकते हैं और K2Cr2O7 का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटर कन्वर्जन होता है उसको समझा कैसे जाता है। जब आप पूरे चैप्टर बाय चैप्टर रिएक्शंस पढ़ लेते हैं उसके बाद आप इस चीज को समझिएगा तो आपको रिवीजन बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए हमने एक पूरी सीरीज डेवलप कर ली कि एल्केन से जो हमने एल्काइल हैलाइड बनाया और सेम कार्बन में हम कहां से कहां तक जा सकते हैं आप इसको समझिएगा। बेटा एल्केन से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से अगर आपको डायरेक्ट एल्कोहल का कन्वर्जन पूछता है तो भी आप कर सकते हैं। एल्कोहल से आपको देखिए ये 2C, ये भी 2C रहा, और ये 2C है तो ये भी 2C रहा। अगर मान लीजिए आपसे बोल दे वो कि आपको इथेन से एसिटिक एसिड बनाना है तो उसकी सीरीज कैसे चलेगी, आप यहां से चलिए एल्काइल हैलाइड बनाइए, एक्वस KOH का रिएक्शन करा दीजिए और ये वाली सीरीज पकड़ लीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। आप चाहते हैं एल्डिहाइड बनाना तो आप यहां से चलिए यहां तक आ जाइए, आप चाहते हैं एल्कोहल बनाना तो आप यहां से चलिए और यहां तक आ जाइए, आगे के रिएक्शंस को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपको एल्केन से इथीन बनाना है या इथेन से इथीन बनाना है तो आप किस सीरीज को फॉलो करेंगे, आप यहां से यहां जाइए और इसका एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराइए, आपके पास ये बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं इथाइन बनाना है तो आप ये वाला स्टेप फॉलो करिए। अगर आपको मान लीजिए इथेन से बेंजीन बनाना है तो आप इस तरीके से चलिए, यहां जाइए, यहां से एल्काइन बनाइए, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करिए और अपना बेंजीन डेरिवेटिव ले लीजिए। तो ये वो बेसिक फंडामेंटल था। एक और टेस्ट होता है, मैं आपको अभी लेटर स्टेज में बताऊंगा, आइडोफॉर्म टेस्ट, हम वहीं से इसको एसिटिक एसिड से और बेंजल्डिहाइड से इसको कोरिलेट कर लेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बच्चों क्लियर कर रहा हूं पहले, और फिर मैं असेंड सीरीज में इसी तरीके से चला जाऊंगा। अब एक चीज समझिएगा, क्योंकि मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर दी है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट्स की भी बात समझिएगा। देखिए हमारे पास अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करूं बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर, बहुत कॉमनली जो हम यूज करते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं स्पेसिफाइड बात नहीं कर रहा हूं। फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, हर तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट जो भी काम करता है उसको मैं अपने टॉपिक में पढ़ाता हूं और उस टॉपिक का नाम होता है रिएजेंट्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक बहुत वास्ट टॉपिक होता है। जिस तरीके से आज का टॉपिक वास्ट हुआ है इस तरीके से 1-2 घंटे रिएजेंट्स कराने में भी हमें लगते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए जो सबसे कॉमन रिएजेंट है उनकी बात करने जा रहा हूं। हमारे पास बच्चों जो 2 रिएजेंट हैं मैं उसकी बेसिकली यहां पे बात करने जा रहा हूं। पहला रिएजेंट होता है जिसको कहते हैं ला मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आपको पता है लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी नेगेटिव की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग पावर उसकी होती है। लेकिन कब और किस लिए ये हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है। कब, देखिए जब कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आपके पास है, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या क्या आ सकता है बच्चों समझते हैं। हम एल्कोहल ले सकते हैं, हम
एल्डिहाइड ले सकते हैं, हम एसिड ले सकते हैं। यही तो होते हैं बेसिकली ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और जब कभी भी आप इनका ट्रीटमेंट LaH के साथ कराएंगे, सॉरी एल्कोहल नहीं होगा, ठीक, यहां पे एल्डिहाइड ले लीजिए और आप एसिड ले लीजिए। जब कभी भी आप इसका ट्रीटमेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो ये डायरेक्टली उसको उसके लोएस्ट फॉर्म में जो कि एल्कोहल होता है उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए यहां पे दोनों ही केसेस में मतलब कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, भले ही वो बच्चों मेरा एस्टर क्यों ना हो, ये देखिए मैंने एस्टर लिख दिया यहां पे। बस फर्क ये होता है एस्टर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है एसिड का और एल्कोहल का। तो इसमें देखिए जो ये वाला पोर्शन है दिस विल बी रिड्यूस्ड टू एल्कोहल, दिस विल बी रिड्यूस्ड टू एल्कोहल। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो एस्टर का जो केस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है RCOH OC2H5। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अल्कोहल और एसिड का कॉम्बिनेशन है, इसको देखते हैं। देखिए यहां पे अगर मैं H लगा दूं और यहां पे मैं OH लगा दूं और इसको बीच से तोड़ दूं तो ये पोर्शन आपको देखिए RCOH एसिड मिल गया और ये आपके पास जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, आप ये समझिए कि इट इज दिस पोर्शन विच इज रिड्यूस्ड टू एल्कोहल एंड नॉट दिस। व्हाई? बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये जो पार्ट होता है एक्चुअली ये बच्चों एसिड पार्ट होता है जो कि एस्टर में होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये एल्कोहल पोर्शन होता है। तो अल्कोहल को आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फर्दर थोड़े ना रिड्यूस कर पाएंगे, तो उसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और एक्चुअली ये वो एसिड का पोर्शन है जो कि अल्कोहल में रिड्यूस होगा, तो यहां पे RCH2OH आपका बन जाएगा। तो आप यहां पर एक चीज समझिएगा कि कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड, एसिड या उसके डेरिवेटिव्स, बेसिकली एसिड के डेरिवेटिव्स को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो आप जो रिएजेंट यूज करेंगे उसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब कहने का यह है कि अगर आपको यहां पे इस अल्कोहल को, एसिटल्डिहाइड को और एसिटिक एसिड का अगर मैं रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर दूं तो बच्चों वो ईथेन, वो बेसिकली सॉरी ये क्या करेगा, ये एसिड जो है और ये एल्डिहाइड जो है इसका ट्रीटमेंट अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करता हूं तो वो अल्कोहल जनरेट करेगा। जैसे ये यहां से अगर हम चलते हैं और अगर हम यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है, चाहे हम यहां से चले चाहे हम यहां से चलें, इसमें हम ज्यादा कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको अलग से ही रहने दीजिए। अगर ये ऑक्सीडेशन सीरीज है तो जो बैक चलूंगा मैं वो मेरी रिडक्शन सीरीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सिग्निफिकेंस हो गया। अब जिस दूसरी चीज की मैं सिग्निफिकेंस यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करने वाला हूं वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। उसको कहते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI, उसको कहते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI। आप यह चीज को समझिएगा, एक चीज होती है रेड फॉस्फोरस प्लस HI और एक चीज होती है बच्चों रेड फॉस्फोरस प्लस I2। क्योंकि हम रेड फॉस्फोरस देखते हैं हम दोनों चीजों को एक कर देते हैं और हमारा वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI को मैं कह सकता हूं एक हिंदी वाली भाषा में कि इट इज द बाप ऑफ द रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। रीजन बीइंग कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने तो सिर्फ अल्कोहल तक रिड्यूस करा, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सारी की सारी ऑक्सीजन को हटाता हुआ उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स कि अगर आप बच्चों यहां पे अल्कोहल का, आपके पास चाहे अल्कोहल हो, चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो, चाहे आपके पास एसिड हो, अगर आपने उसका रिएक्शन किसके साथ कर दिया, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ कर दिया, तो डेफिनेटली इट विल बी कन्वर्टेड टू RCH3, इट विल बी कन्वर्टेड टू RCH3 विच इज
एल्केन। तो यहां पे इस चीज को समझिएगा आप, दोनों में डिफरेंस, रेड फास्फोरस और HI और रेड फास्फोरस प्लस I2 में डिफरेंस। रेड फास्फोरस प्लस I2 एक हेलोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो एल्काइल हैलाइड बनाएगा बच्चों, और जो रेड फास्फोरस प्लस HI है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस चीज को आप समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो यहां पे मैंने एक बेसिक फॉर्म इंटरकन्वर्टिबिलिटी का और लिया है, बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरा लेक्चर आपको ठीक लग रहा है तो इस लेक्चर को आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा। आई विल नॉट रिकमेंड स्टूडेंट्स टू जस्ट क्लिक या टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेक्चर एंड जस्ट रीड इट लाइक दिस। नो, द थीम इज you should take a A4 size paper like this and you should write down this particular flow chart, और इस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद आप इसको अपने कमरे में लगा दीजिएगा, और सुबह शाम रात दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए 50 दिन आप इस फ्लो चार्ट को पढ़ते रहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आप याद करिएगा, आप इसे पढ़ते रहिएगा, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए पेन उठा के करने का काम नहीं बचेगी, वो माइंड में ही आप उसको कर लोगे, और सिर्फ आप आंसर लिखने के लिए पेन उठाएंगे। तो इसलिए ये जो लेक्चर है ये फाउंडेशन लेक्चर बनता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। होप जितनी बातें मैंने करी थी उतनी बातों के बीच में आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तक मैंने कहीं पे भी कार्बन एटम को बढ़ा के करने वाली सीरीज नहीं बताई है, लेकिन अब आप चीज को समझिएगा कि ये एल्काइल साइनाइड हमें नहीं छोड़ना है। दिस इज अ मास्टर कंपाउंड, राइट। अब देखिए, ये एल्काइल हैलाइड है, तो इससे आप एल्काइल साइनाइड बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूं ये एक मास्टर कंपाउंड है बच्चों, एल्काइल साइनाइड से बड़ा धुरंधर कोई नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल साइनाइड बनाने की विधि को या मेथड को या प्रोसेस को आप कहते हैं साइनाइड सिंथेसिस। इस टॉपिक को आप अपनी बुक्स में मत खोजिएगा, मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो मैं आपको करा रहा हूं, आप साइड बाय साइड लेक्चर को रिवाइंड कर करके उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहां पे क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियोफाइल और ये एक न्यूक्लियोफाइल, तो इस CN ने इस Cl को रिप्लेस कर दिया, तो देखिए आपके पास ये एल्काइल साइनाइड बन गया। मतलब आपके पास ये देखिए इथाइल साइनाइड बन गया, ठीक है। अब आप एक बार और बात समझिए कि अगर इसका रिएक्शन इथाइल क्लोराइड का अगर मैं AgCN के साथ करा दूं, तो आप पहले यह समझ लीजिए कि आपको यहां पे साइनाइड यूज कौन सा करना है। आप KCN यूज कर सकते हैं, आप NaCN यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट नेवर यूज AgCN। रीजन है कि देखिए ये साइनाइड ग्रुप बनाएगा, और अगर आपने AgCN यूज कर लिया बच्चों तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा। मतलब N एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो कोवैलेंट बॉन्ड NC, तो इट विल फॉर्म इथाइल आइसोसाइनाइड, इट विल फॉर्म इथाइल आइसोसाइनाइड। ये जब आप रिड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी अमीन बनता है, ये जब आप रिड्यूस करते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है। इसका रिडक्शन करेंगे बच्चों तो बनेगा सेकेंडरी अमीन C2H5NHCH3। इसका आपने रिडक्शन किया, सेकेंडरी अमीन बना, यहां पे H लगा दीजिए रिडक्शन को दिखाने के लिए। लेकिन जब इस महारथी का आप रिडक्शन करेंगे तो देखिए 4 रिएक्शंस इससे निकल कर आते हैं। 4 रिएक्शंस कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन
और ये है बच्चों हमारा चौथा रिएक्शन। महारथी ऑफ ऑर्गेनिक इज साइनाइड एंड बेसिकली द ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। ठीक, उसकी हम बात में करेंगे। अब साइनाइड की सबसे पहले करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो हम यहां पे इसका रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ वाटर से कराना चाहेंगे और यहां पे आप नीचे लिख दीजिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये पहला केस है बच्चों। अब आप दूसरा केस समझिए। दूसरा केस ये है कि आपने सिर्फ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, तो ये कहलाएगी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अभी मैं इसको समझाता हूं अलग से, फिर इसके रिजल्ट्स को लिखेंगे। तीसरा केस हमारे पास जनरेट होता है, थोड़ी सी सेटिंग खराब हो गई है तो इसको हम ये बच्चों बस थोड़ा सा हटा देते हैं। सेटिंग इसलिए खराब हुई कि इससे मुझे एक सीरीज बनानी थी, आप घबराइए मत। ये हमारे पास H2O हो गया 1 मोल और यहां पे हम 2 मोल कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहां पे हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिख देते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, NaOH दिखा देते हैं। तो जब कभी भी, और पहले वाले केस में बच्चों हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं इसका हम 4H के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जब हम 4H के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आप ये समझो। यहां पे 4 हाइड्रोजन है, तो आप देखिए 2 हाइड्रोजन इस सी के साथ चले गए और 2 हाइड्रोजन इस N के साथ चले गए, तो ये बन जाएगा C2H5 CH2 NH2। ये हमारे पास बन गया, देखिए CH3 CH2, देखिए ये इथाइल ग्रुप हो गया। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आए तो ये हो गया CH2, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आए तो ये हो गया बच्चों हमारे पास NH2। अब देखिए इंपॉर्टेंस, यहां पे मैंने 2C से शुरू करा था, साइनाइड में बच्चों यहां पे 3C थे। बस आप डिपेंड करिए, एल्काइल ग्रुप को अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए, उस हिसाब से ये नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते चले जाएंगे। और देखिए यहां पे हमारे पास 3C वाला अमीन बन गया, तो ये हमारे पास देखिए, अगर कभी भी आपको एल्केन से अमीन बनाना हो, इथाइल अमीन, तो इसका डायरेक्ट रिएक्शन आपके पास यहां पर हो गया कि आप यहां से इस चीज को फॉलो कर लीजिए। दूसरी चीज, अब इन दोनों रिएक्शंस को समझने के लिए हम यहां पर आपको इसको पहले समझा रहे हैं, फिर इसके फाइनल प्रोडक्ट्स यहां लिखेंगे। आपके पास बच्चों यहां पे C2H5CN है, आपने इसका 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन किया, 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करिए, देखिए H2O है। तो आप क्या करिए, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ एसोसिएट कर दीजिए, इस हाइड्रोजन को इस N के साथ एसोसिएट कर लीजिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेमोराइज करने के लिए हमें 2 नंबर का तरीका अपनाना पड़ता है। तो इससे हमारे पास जो चीज आएगी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आ गया और ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए। इसको बच्चों टोटल करो और लिखो। जब टोटल करेंगे तो इथाइल तो ऐसे ही रह जाएगा, देखिए C2H5 ऐसे ही रह गया। इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आ गया तो ये C डबल बॉन्ड O आ गया, और देखिए इस N के साथ 2 H आ गए तो ये NH2 हो गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था, CONH2 जो ग्रुप होता है इसको हम अमाइड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अमाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होता है। अब देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जुगाड़ पे बैठती है। जुगाड़ आप समझते हैं, ट्रिक्स, छोटी छोटी हिंदी वर्जन है उसका, जिसको हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इस चीज को समझते हैं कि अमाइड से एसिड कैसे बन गया, ये जादू कैसे होगा। तो ये जादू बहुत सिंपल है बच्चों। इस वाटर को मैं कलर्ड चॉक से, पिंक चॉक से कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं कि ये जो साइनाइड है, यहां मैंने OH करा और यहां पे मैंने H कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया,
यहां पे एक डंडा खींच दिया, इस तरीके से बॉन्ड तोड़ दिया। जब तक हम ट्रू मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं तब तक कंपाउंड को बनाना हमारे हाथ में होता है, और ट्रू मैकेनिज्म इंजीनियरिंग लेवल पर ही आपसे पूछा जाएगा। इसलिए मेडिकल और बोर्ड लेवल पर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम किस रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं, बस आपको किसी भी सबस्ट्रेट से उसका प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए बस। अब देखिए, ये देखिए C2H5COH बन गया, और ये हमारे पास हमारा मनचाहा प्रोडक्ट देखिए तैयार हो गया, राइट। और यहां से अमोनिया निकल गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली +NH3 नहीं लिखते, क्योंकि इंटरकन्वर्जेंस में सिग्निफिकेंस सिर्फ मेजर कंपाउंड या मेन कंपाउंड की होती है। अब आप एक चीज को समझो बच्चों, कि जब मैंने यहां पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखी थी तो जो प्रोडक्ट बना था वो अमाइड बना था, दिस वाज आवर अमाइड, राइट। और जब मैंने अमाइड की हाइड्रोलिसिस करी तो मेरे पास एसिड बन गया। इसका मतलब जब मैं साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगा, यहां से यहां तक गया, तो वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का केस बना था। लेकिन जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो वो जिस चीज का केस बनेगा वो केस बनेगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का। तो साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज हुए? 2। तो इसीलिए मैंने यहां 2 मॉलिक्यूल्स लिखा है। अब हम डायरेक्टली बच्चों यहां पर क्या यूज कर सकते हैं? देखिए, हम डायरेक्टली यहां पर ग्रुप्स को बना सकते हैं। तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये NH2 हो गया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए हमारा क्या बना था, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये NOH को लिखा है, तो आप इसको समझिएगा, समझदार सिर्फ एक बार गलती करता है और शब्द का यूज नहीं करना चाहता, वो बार बार गलती करता है। बाकी समझदार आप सब खुद ही होते हैं। तो भाई मैंने H2O लिखा या मैंने NaOH लिखा, एक हाइड्रोजन हटा के Na लगा दिया, तो बात तो वही रही, बेसिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। अब यहां पे अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाइएगा, क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ इस तरीके से करते हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी होती है बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना। ये देखिए, मैंने CH4 लिखा और मुझे बनाना है ईथेन। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, या कोई भी टीचर जितनी मेहनत करता है, बच्चे उसको 1 सेकंड के अंदर पानी फेर देते हैं, क्योंकि यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए बच्चे अपना दिमाग चला देते हैं। देखिए कितना आसान होता है बच्चों के लिए किसी की मेहनत पर पानी फेरना। ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 1 है, तो बच्चा बोलेगा 1 कार्बन चाहिए, तो हमने यहां 1 कार्बन लिख दिया। यहां बोलेगा हाइड्रोजन 6 है, यहां पे हाइड्रोजन 4 है, तो बच्चा बोलेगा 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो वो क्या करेगा, मीथेन में CH2 जोड़ देगा और C2H6 बन जाएगा। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी होती तो फिर कितना आसान होता, हमको कुछ फंडामेंटल्स जनरेट ही नहीं करने होते। तो इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम के साथ हमें काम करना होता है। तो यहां तक हमने देख लिया बेटा, 1 मोल का जब हम यूज कर रहे हैं साइनाइड में हाइड्रोलिसिस में, तो अमाइड बनेगा। और इसको याद कर लीजिए, आंख बंद करके साइनाइड का रिडक्शन करता है, अमीन्स बनता है, साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, अमाइड बनता है, साइनाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, जहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं। साइनाइड की जब हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो एसिड का सॉल्ट बनता है। मतलब इस H को रिप्लेस करके बस मुझे Na लगा देना है। तो ये देखिए मेरे पास एसिड का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये देखिए एसिड सॉल्ट बना, और ये फैटी एसिड है, तो ये एसिड का क्या बना बच्चों, सॉल्ट बना। ये जो चीज बनी इसको हम एसिड कहते हैं, इसको हम अमाइड कहते हैं, इसको हम अमीन कहते हैं, राइट। ये चीज हो गई हमारे पास क्लियर। दैट मीन्स कि अब देखिए यहां से कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि 2 कार्बन वाले से अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की सीरीज चलानी होगी तो आप यहां आ जाइए। अगर आप इसी एसिड का रिडक्शन करके, सपोज आपको इथेन से प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए कि हमें कितने कार्बन को बढ़ाना है। तो देखिए कितना इजी हो गया।
अगर मेरे दिमाग में ये बात आ जाए कि मुझे इसमें प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, तो देखिए मुझे कुछ नहीं करना है बच्चों, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ये भी है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ये भी है, तो आप क्या करिए, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा दीजिए। तो जो अमाइड है वो भी तो आपका एसिड डेरिवेटिव है, तो आपका जो ये देखिए यहां पे CH3 CH2 और ये CO डबल बॉन्ड हो NH2 ये रिड्यूस हो जाएगा, देखिए अपने अल्कोहल में, ये देखिए आपका प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। सिमिलरली आपके पास यहां पे भी ये देखिए प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो ये बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे अमाइड या एसिड का हमने जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराया तो ये अल्कोहल की एसिडिक सीरीज हो गई। और अगर कहीं हम इसी का रिएक्शन बेटा रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ करा देंगे तो ये मेरा अभी प्रोपेन जनरेट कर देगा। तो इस चीज को आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा एम्फेसिस रखती है जब मैं यहां पर बात करता हूं किस चीज की, जब मैं बात करता हूं इस साइनाइड फैमिली से बनने वाले रिएक्शंस की। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसका बेटा रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन कराया तो ये आपका प्रोपेन बना देगा, CH3 CH2 CH3। इसका भी यही काम बनेगा, ये भी यही बनाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर मैंने ये एसिड का डायरेक्ट कन्वर्जन करा दिया किसके साथ बच्चों, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ, तो भी ये क्या करेगा, एल्केन ही जनरेट करेगा। तो कहने की बात ये है कि आप समझ सकते हैं मेरे लेक्चर से, मैंने अभी कंप्लीट रिएजेंट्स की बात नहीं करी है आपसे। जब मैं आपसे कंप्लीट रिएजेंट्स की बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप इस चीज को समझ जाइए चीजें कितनी विस्फोटक होती हैं। तो यहां पे हमने जो एक छोटा सा ये फ्लो चार्ट देखा है, ये फ्लो चार्ट है एलिफेटिक इंटरकन्वर्जेंस का। अभी हम इसमें और देखते हैं कुछ बातें। ये मैंने अगर ये जगह छोड़ी हुई है तो ये किसी कारण से छोड़ी हुई है, तो वो कारण को बच्चों हम यहां पर देखने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और वो कोशिश जो है उसे आप समझिए, और उसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन बच्चों यहां से क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अब वो छोटी कोशिश क्या है, चलिए इस चीज को समझते हैं। जब लेक्चर को कृपया स्टार्ट से देखिएगा, मिड से लेक्चर देखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है। अब देखिए मेरे पास अगर मैं किसी और सीरीज को ले लेता हूं, खासकर ये सीरीज को बच्चों, तो अगर आपके पास इथाइल क्लोराइड से आपको अल्कोहल बनाना है तो आपके पास एक तरीका तो यह है कि आप एसिड बनाइए और यहां रिडक्शन कर दीजिए। और आपके पास एक अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाए और आपको अल्कोहल बनाना है तो आप उस चीज को बच्चों यहां समझिएगा कि अमीन से अल्कोहल कैसे बनता है। मैं आपको बताता हूं, अमीन से अल्कोहल बनता है, जिस चीज को मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनिएगा उसको। उस चीज को कहते हैं होनो। अमीन से अल्कोहल जब बनता है तो जो रिएजेंट यूज करते हैं कहते हैं होनो। आप होनो समझ सकते हैं क्या है होनो। होनो को अगर समझिए तो ये रहा H, ये रहा N और ये रहा 2O, तो HNO2 बन गया। लेकिन HNO2 को ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए देखिए मैंने अमीन्स का रिएक्शन जब होनो के साथ किया, तो मेरी बात को आप ध्यान से समझिए कि जब मैंने बच्चों अमीन्स का रिएक्शन, ये थी अमीन हमारे पास यहां पे, जब इस अमीन का रिएक्शन मैंने नाइट्रस एसिड के साथ किया, नाइट्रस एसिड एक्चुअली या तो आप इसको बच्चों HNO2 लिख लो या नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन लिख लो NaNO2 प्लस HCl।
तो देखिए NaNO2 में HNO2 भी ये बन गया आपका, ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड है। और इस नाइट्रस एसिड को आप कुछ अलग अंदाज में लिख लीजिए, यहां लिखिए HO और नाइट्रोजन के नीचे लिखिए N और ऑक्सीजन के लिख लिए O। तो आपको आपका मनचाहा प्रोडक्ट मिल गया। कैसे मिला? देखिए क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। कैसे? CH3 CH2 CH2 OH। अब बोलोगे सर एल्कोहल कैसे बना? तो चलो देखते हैं एल्कोहल कैसे बना। आपको सिर्फ अपनी कलम उठानी है और 2 डंडे खींचने हैं। 2 डंडे कहां खींचने हैं? ये एक डंडा खींचा, ये दूसरा डंडा खींचा। तो जब आपने यहां 2 डंडे खींचे तो आप देखो ये वाला पोर्शन जो है यही तो था आपका एल्कोहल। देखिए CH2 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 OH, ये आ गया आपका। जो बाय प्रोडक्ट लिबरेट हुआ वो नाइट्रोजन हुआ N2 और वाटर H2O। तो ये वो रिएक्शन थी जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अमीन्स को यूज करके हम असेंट करके बेसिकली एल्कोहल्स को कैसे जनरेट करेंगे। तो अब हमने यहां पर इस चीज की बात कर ली। अब देखिए ये मेरे पास एल्कोहल हो गया, ठीक। अब इसी का जैसे मैंने आपको रेड फास्फोरस प्लस I2 का रिएक्शन कराया था, आप रेड फास्फोरस प्लस I2 का रिएक्शन कराएंगे तो इस OH की जगह I आ जाएगा, आपके पास प्रोपाइल आयोडाइड आ जाएगा। तो वो रेड फास्फोरस प्लस I2 का रिएक्शन था। और यहां पे मैं चलो आपको दोनों का यूज दिखा भी देता हूं कि यहां पे बच्चों इसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं। एक कर लेते हैं हम रेड फास्फोरस प्लस HI, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक को हम कर देते हैं बच्चों रेड फास्फोरस प्लस I2, ठीक है। वैसे I2 हम लोग हेलोजिनेटिंग एजेंट में यूज नहीं करते, लेकिन चलिए यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो इसलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए ये आपका हेलोजिनेटिंग एजेंट है और ये आपका क्या बना देगा बच्चों? ये बना देगा आपका एल्केन। तो इसका काम क्या है? ये हेलोजिनेटिंग एजेंट है। ये X2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हेलोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और जो ये है ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। आई होप कि ये चीज आपके पास एकदम क्लियर है। अब कभी आपको एसिड से एल्डिहाइड बनाना हो, और आप वैसे तो बहुत इजीली बना सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप रिडक्शन करा दीजिए और आपका एसिड बन जाएगा। लेकिन कभी कभी हमें सॉल्ट्स भी लेने पड़ते हैं, हमें कैल्शियम सॉल्ट्स का भी यूज करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कैल्शियम सॉल्ट्स का यूज करके उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि जब किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो आप स्टेप 1 में उसका रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब आप स्टेप 1 में उसका रिएक्शन कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो आपका क्या बना देगा? बना देगा बेसिकली एसीटेट, राइट, ठीक है। और जब आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे सेल्फ के साथ या किसी और कैल्शियम सॉल्ट के साथ, तो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स यहां पर आपको मिलेंगे। आप इसकी सिंगल हीटिंग कर दीजिए या इसकी हीटिंग आप वापस से इसके साथ कर दीजिए। इसकी डिटेल्स मैं आपको एसिड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ जाइए ये दोनों ही केसेस में आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स का मिक्सचर मिलता है। एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए ये वो सीरीज हो गई कि कैसे आप एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर मान लीजिए रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है कि आपका एक एसिड है और एसिड का रिएक्शन हमने एक बेस के साथ कराया तो उसने सॉल्ट बनाया। सॉल्ट का जब सिंगल सॉल्ट का हमने ड्राई डिस्टिलेशन लिया तो हमारा एक कार्बोनाइल, एक्चुअली इसमें क्या होता है CaCO3 बटा माइनस हो जाता है। इसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, इसको आप मैं अभी समझा देता हूं। मान लीजिए इस चीज को लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये देखिए ये लिखा हमने इसको ऐसे।
ये और ये चीज तो एक ही है। अब आपने इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा तो आपने देखिए क्या करा, CaCO3 को यहां से माइनस कर दिया। तो जब आपने यहाँ पे CaCO3 को माइनस कर दिया तो देखिए CH3 C और ये CH3 यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड एसीटोन बन जाएगा। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो आपके पास बेसिकली एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं इसके, जो हम इसको एक्सक्लूसिव चैप्टर में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वाली रिएक्शन बच्चों अब हम और समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां पे अब तक अमीन्स में हमने देखा कि 3C कार्बन कंपाउंड था, और इसको बच्चों हम क्या कह रहे थे, अमीन्स कह रहे थे। इसको हम क्या कह रहे थे, अमीन्स कह रहे थे। अगर अमीन्स में कार्बन कम करना हो तो ये अमीन्स की डिसेंट सीरीज है, आप ध्यान रखिएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली Br2 का रिएक्शन किसी बेस के साथ अमाइड के साथ करा देते हैं। आप समझिए Na है वो इस कार्बन को उठा ले जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड वाले को, तो Na2CO3 के फॉर्म में देखिए मैं यहाँ जरूर लिख दूंगा, माइनस कर देगा तो, और NaBr माइनस हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स माइनस हो जाते हैं, बाकी इक्वेशन बैलेंस करी जाती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसमें बच्चों ये वाला पोर्शन जो है ये इसके साथ चला जाएगा तो एक कार्बन कम हो जाएगा, और उसके बाद आप सिर्फ ये इस N को इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए और ये देखिए आपके पास अमीन दोबारा से तैयार हो गया। तो एक 3C कंपाउंड जो है वो एक 2C कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द कार्बन को घटाने के लिए ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। डिसेंट सीरीज ऑफ क्या है ये, नाइट्रोजन कंटेनिंग, डिसेंट सीरीज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की यहां पर हमने ये देखिए बात कर ली। अब ऐसी ही एक सीरीज मैं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूं फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो कहीं पे भी बच्चों आप एसिड देख लीजिए, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की डिसेंट सीरीज जो होती है वो क्या होती है, इसको हम यहां से समझते हैं। तो मैं ये ड्राई डिस्टिलेशन वाला पोर्शन यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, और यहां से मैं आपको डिसेंट सीरीज बता देता हूं किस चीज की, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की। तो जब कभी भी आपको डिसेंट सीरीज लगानी हो तो देखिए कितना इजी है, उसका रिएक्शन करिए आप बेस के साथ, ठीक है। तो एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, ये देखिए सॉल्ट बना दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए यहां पे कि इसका रिएक्शन सोडा लाइम NaOH प्लस CaO के साथ करा दीजिए। इसको हम कहते हैं बच्चों सोडा लाइम। और जब सोडा लाइम के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे देखिए ये Na2CO3 जो है ये पूरा माइनस हो जाता है, और ये वाला जो H है वो इसके साथ चला जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये आपके पास मीथेन बन गया, और यहां पे जो चीज माइनस हुई उसको बोलते हैं Na2CO3, इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये यूज करी जाती है एज डिसेंट सीरीज फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इट इज ऑक्सीजन डिसेंट सीरीज फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, जहां पे हमें बेसिकली कार्बन को कम करना पड़ता है। तो कभी आपसे पूछ ले यही बीच से कि आपको अगर एसिटल्डिहाइड से मीथेन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, आप ऑक्सीडेशन करिएगा, Na उसके साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, उसका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के बाद उसका सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराइएगा और यहाँ पे कार्बन कम हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट हमने देखा कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कन्वर्जन्स को अंजाम देते हैं। होप ये लेक्चर आपके फाउंडेशन प्रिंसिपल्स को जनरेट करना शुरू कर देगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों इंटर कन्वर्जन्स की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कन्वर्जन्स में बेसिकली 3 फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं। एक तो
डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन होता है कि आप मीथेन को इथेन में बनाएं या इथेन को मीथेन में बनाएं या इथाइल अल्कोहल को प्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करें या प्रोपाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करें, इस तरीके का। एक आता है, कंपाउंड ए है वो इसके साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड बी सी बनाता है ये, तो वो ये चीज होती है बेसिकली। और जब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉन्ट की, वो होता है, जब तक मैं केमिकल टेस्ट नहीं पढ़ा देता आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन केमिस्ट्री में, तब तक वो पैराफ्रेजिंग का क्वेश्चन नहीं बनता। तो पैराग्राफ का क्वेश्चन होता है, उसमें बेसिकली हमें जो फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट होते हैं उनकी कहीं ना कहीं हिंट दी जाती है और वो हमें यूज करनी होती है कंपाउंड्स को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो इसी नोट पर मैं अपना यहाँ पर इंटर कन्वर्जन का बेसिक फ्लो चार्ट का लेक्चर यहाँ पर क्लोज करता हूँ।